आइए आज हम लोग देखते हैं झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड मासिक जांच है। ठीक है, ये अक्टूबर महीना का है और क्लास 12 का है। विषय है भूगोल और ये समय है 2 घंटा और पूर्णांक है 40। तो चलिए पहला क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं बिना किसी देरी का। इसमें लिखा है संभववाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस विद्वान द्वारा किया गया। तो इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो ब्लांस के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी होगा। और देखते हैं दूसरे नंबर में, मानव भूगोल का जनक किसे कहते हैं। तो मानव भूगोल का जनक किसे कहते हैं? तो रीटर को कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं हम लोग तीसरा में, अर्धकुंडे के लेखक कौन है। अर्धकुंडे के लेखक कौन है? तो कौन है ये? ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा, यानी रीटर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। अब ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? तो डार्विन है। कौन है? डार्विन, ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग देखते हैं पांचवा में, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कौन है। तो विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला नगर टोक्यो है, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब छठा में, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। तो भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? गुजरात है, तो ए नंबर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 7वां नंबर में। 7वां नंबर में क्या कहता है कि लिंग अनुपात स्त्रियों के प्रतिकूल होने का एक प्रमुख कारण निम्नलिखित में से क्या नहीं हो सकता है। तो ए है इसका स्त्री भ्रूण हत्या, बी है स्त्री शिशु हत्या, सी घरेलू हिंसा, डी स्त्री साक्षरता दर उच्च होना। तो 7वां क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, नहीं हो सकता। ठीक है, अब चलते हैं 8वां में, ग्रामीण जनसंख्या की एक प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से क्या है। तो ए घनत्व, अधिक घनत्व, बी द्वितीयक क्रिया, सी तृतीयक क्रिया और डी प्राथमिक क्रिया। तो क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी प्राथमिक क्रिया। अब चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य ए नंबर है, यानी उत्तर प्रदेश। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन है। तो विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश चीन है, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, तो अगर यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला। इसमें कहता है निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर 20 से 30 शब्दों में दीजिए। ठीक है, तो 4 ही क्वेश्चन पूछा है और बोल रहा है किन्हीं 4 में, तो 4 में तो 4 ही होता है ना। तो इसका देखते हैं, नवनियतिवाद किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन, नवनियतिवाद किसे कहते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका उत्तर को। क्या है इसका उत्तर? नवनियतवाद यानी न्यू डिटर्मिनिज्म। ठीक है, नवनियतवाद मिलता है इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य को प्रकृति के नियमों का अनुसरण करना ही पड़ता है, किंतु मनुष्य वातावरण के तत्वों के उपयोग के लिए स्वतंत्र है। वह अपने बुद्धि बल पराक्रम से प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करता रहता है। यानी इस तरह से आप लोग इसका आंसर लिख लीजिएगा। अब देखते हैं दूसरा नंबर। ठीक है, इसमें कहता है कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं इसका, सॉरी यहाँ पे दूसरा होगा। ठीक है, ये 2 नंबर का है।
जनसंख्या घनत्व की गणना करने के लिए जनसंख्या को क्षेत्रफल से विभाजित किया जाता है। किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाता है। आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग इसका पूरा सॉल्यूशन कीजिएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को, संभववाद क्या है। संभववाद क्या है, तो देखिए ये इसका हम लोग ये 3 है, ठीक है। देखिए 4 है, उसकी जगह 3 लिख दीजिएगा। ये 3 का उत्तर है। संभववाद यानी पॉसिबिलिज्म एक ऐसे संप्रदाय के रूप में स्थापित हुआ है जिसकी विचारधारा और दर्शन इस बात का समर्थन करते थे कि मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी के रूप में अपने प्राकृति पर्यावरण द्वारा उपस्थित की जाने वाली दशाओं में चुनने की स्वतंत्रता रखता है। तो आप लोग इसका इस तरह से उत्तर लिखिएगा नोट कॉपी में। अब हम लोग आते हैं दूसरा का चौथा, यानी द्वितीय क्रिया से आप से क्या समझते हैं। द्वितीय क्रिया से क्या समझते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं द्वितीय क्रिया। द्वितीय क्रिया विनिर्माण जहाँ किसी वस्तु का उत्पादन हो, जैसे कपड़ा, ब्रेड इत्यादि, विद्युत, गैस एवं जल आपूर्ति इत्यादि से संबंधित कार्य भी द्वितीय क्रिया में शामिल किए जाते हैं। आप लोग इस तरह से इसका सॉल्यूशन कीजिएगा, यानी इसका उत्तर लिखिएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर 20-30 शब्दों में दें। यानी पहला है जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक का नाम लिखिए। यानी जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक का सिर्फ नाम लिखने बोला है, इसमें वर्णन करने नहीं बोला है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं उत्तर। चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन ए। इसके मतलब कारक निम्न हो सकते हैं, यानी भौतिक कारक भी हो सकता है जिसमें उच्चावच या फिर भू आकृति, जल की उपलब्धता, जलवायु, मृदा, इस कारण से इसका अलग अलग ई हो सकता है, ठीक है। और आर्थिक कारक भी हो सकता है, आर्थिक कारक भी होता है जिसमें खनिज होता है, नगरीकरण हो गया, औद्योगिकीकरण हो गया। तीसरा में सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक भी होता है, और चौथा में राजनीतिक कारक। अब देखते हैं हम लोग दूसरा नंबर का क्वेश्चन, मिश्रित कृषि किसे कहते हैं। तो हम लोग इसका उत्तर को इस प्रकार लिखेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं अब इसके ये दूसरा नंबर है, ठीक है। जब फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है तो इसे मिश्रित कृषि या फिर मिश्रित खेती कहते हैं। जब एक बार में एक से अधिक फसल एक जगह पर उगाया जाता है तो उसे मिश्रित फसल कहते हैं। इस तरह से आप लोग इसका आंसर को लिखिएगा। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें है मानव विकास क्या है। तो मानव विकास क्या, चलिए इसको हम लोग उत्तर देते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको उत्तर। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव विकास को निम्नलिखित परिभाषा की है। वो प्रक्रिया जिसके द्वारा लोगों को उपलब्ध विकल्पों की संख्या में वृद्धि होती है। यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ विकल्प से आशय उन विकल्पों से जो लोगों की लंबा और स्वस्थ जीवन जीने में सहायक होता है, उन्हें शिक्षित होने में सहायक होता है, जो लोगों को अच्छा जीविका स्तर प्रदान करते हैं और जो लोगों की राजनीतिक स्वतंत्रता, मानवाधिकार की गारंटी तथा आत्मसम्मान के लिए आवश्यक अन्य चीज़ें प्रदान करती है। मानव विकास के वास्तविक समापन के लिए संयुक्त राष्ट्र यानी असमानताओं समायोजित मानव विकास सूचकांक
का उपयोग करता है। यह सूचकांक एक वैकल्पिक सूचकांक है जो केवल आर्थिक वृद्धि पर केंद्रित नहीं है बल्कि सामाजिक न्याय पर अधिक केंद्रित है। इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। जीवन निर्वाह कृषि प्रमुख विशेषता को लिखें। तो हम लोग इसका उत्तर को बनाते हैं इस तरह। इसका उत्तर इस तरह से होगा, जब खेती से केवल इतनी उपज होती है कि उससे परिवार का पेट किसी तरह से भर पाए तो ऐसी खेती को जीविका निर्वाह कृषि कहते हैं। इस तरह की खेती जमीन के छोटे टुकड़ों पर की जाती है। आदिम औजार तथा परिवार या समुदाय के श्रम का इस्तेमाल होता है। इस प्रकार की खेती मुख्य रूप से मानसून पर और जमीन की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर होती है। ठीक है, आप लोग इस तरह से इसका उत्तर लिखिएगा। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर, आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर 20-30 शब्दों में दिए। यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे 2 ही क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। चावल उत्पादन के लिए अनुकूल दशाओं का वर्णन करें। आइए हम लोग देखते हैं इसका उत्तर। चावल एक खरीफ की फसल है जिसे उगाने के लिए 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर और अधिक आर्द्रता 10 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। ऐसे क्षेत्र जहां वर्षा कम होती है वहां चावल सिंचाई की सहायता से उगाया जाता है। चावल उत्तर और उत्तरी पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाओं प्रदेशों में उगाया जाता है। तो आप लोग इस तरह से इसका उत्तर लिख लीजिएगा। आइए हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर का क्वेश्चन को। जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों का नाम लिखे, यानी उसके कारकों का नाम लिखना है। तो चलिए हम लोग इसका उत्तर बनाते हैं। तो चलिए हम लोग इसका उत्तर को देखते हैं। उत्तर है, जनसंख्या वृद्धि किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या में निश्चित अवधि में आए परिवर्तन को व्यक्त करती है। जनसंख्या परिवर्तन के 3 प्रमुख कारक हैं। पहला है जन्म दर, दूसरा है मृत्यु दर और तीसरा प्रवास। एक वर्ष के जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर में वार्षिक वृद्धि दर ज्ञात होती है। तो इस तरह से आप लोग इसका उत्तर लिखिएगा। अगर दोस्तों आप लोगों को यदि अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आप लोगों को किसी और क्लास की सॉल्यूशन चाहिए तो प्लीज़ आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तिरासी 40 350 656।